सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हमने बौद्ध और जैन धर्म के उदय के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उनका हिंदू धर्म की बुराइयों को देख करके, रूढ़ियों को, पाखंडों को देख करके दो नए धर्मों का उदय होता है, एक बौद्ध और एक जैन। दोनों ही समकालीन थे। एक के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे तो दूसरे के महावीर स्वामी। तो अब हम आगे देखते हैं भारत के एक प्रसिद्ध राजवंश जिसने सबसे पहले अखंड भारत की नींव डाली थी, वो थे चंद्रगुप्त, और जिसने उनका इस काम में सहायता किया था चाणक्य। उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहाँ नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। तो आपने देखा कि हिंदू धर्म के रूढ़ियों को देख करके दो नए धर्मों का प्रारंभ होता है और दोनों ही क्षत्रिय कुल से थे जिन्होंने दो नए धर्मों का प्रचलन किया। महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे और महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे। उसी समय हम देखते हैं कि विदेशी आक्रमण होता है क्योंकि भारत अहिंसावादी रास्ते पर चलना प्रारंभ करता है और जिसका फ़ायदा विदेशी उठाते हैं और भारत पर आक्रमण करना शुरू करते हैं। तो उस समय भारत में दो महान व्यक्ति आते हैं विलक्षण प्रतिभा वाले, एक चंद्रगुप्त और एक उनके सलाहकार कौटिल्य, जिनका एक नाम चाणक्य भी है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर भारत के पश्चिमोत्तर सीमा में राष्ट्रवाद की भावना को बुलंद किया और वहाँ से यूनानियों को मार भगाया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त की मुलाकात सिकंदर से भी हुई थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय मगध का साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली था, जो पटना, आधुनिक मतलब पटना है, पहले यहाँ पाटलिपुत्र नाम से हुआ करता था नगर, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो वहाँ के शासक ने दोनों को ही अपमानित किया था और उस अपमान का बदला लेने के लिए उन दोनों ने अंततः अपने आप को तैयार किया और उस पाटलिपुत्र के साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं, जहाँ का राजा चंद्रगुप्त बनता है। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। तो अब आप ये समझिए कि भारत में इसके पहले बहुत सारे राजवंश थे, लेकिन किसी ने भी इतने बड़े स्तर पर भारत को इकट्ठा करने का काम नहीं किया, बांधने का काम नहीं किया। लेकिन पहली बार इन्होंने राष्ट्रवाद का नारा बुलंद किया और राष्ट्रवाद को साबित भी किया, एक बड़े विशाल भारत के भूभाग को इकट्ठा करके एक बड़े भाग पर इन्होंने शासन किया और अपनी राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया। यह नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सिल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमानों को भूलता है न अपने लक्ष्य को ओझल होने।
दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल होता है तो वह सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि हमें पहली बार किसी राजवंश के बारे में लिखित जानकारी प्राप्त होती है और उसमें मदद किया यूनानी जो लेखक थे उनके मेगस्थनीज के रचना इंडिका के द्वारा और कौटिल्य के रचना अर्थशास्त्र के द्वारा। तो जो अर्थशास्त्र था वह अर्थशास्त्र कम राजनीति शास्त्र ज़्यादा था। उसमें प्रशासनिक और राजनीतिक वर्णन बहुत ही अच्छा मिलता है। उसी समय एक रचना लिखी जाती है कुछ समय के बाद संस्कृत भाषा में, मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक विशाखदत्त होते हैं। उन्होंने उसमें चाणक्य के बारे में लिखा है कि वह अपने अपमान को नहीं भूलते थे। अगर उनका किसी ने अपमान कर दिया तो वह भूलते नहीं थे और अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह तत्पर रहते थे और लेते भी थे और बहुत ही साहसी और अभिमानी थे। वह दुश्मन को पराजित करने के लिए जितने भी हथकंडे होते थे सबको अपना सकते थे। और जब उन्होंने जो मगध का सम्राट था उसको पराजित करवा दिया चंद्रगुप्त के द्वारा, तब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। लेकिन उन्होंने कभी राज्य के विषय में नहीं सोचा, हमेशा सादा जीवन बिताया और जो राजा था चंद्रगुप्त उसको हमेशा अपने शिष्य की तरह ही देखा। कभी भी शान शौकत वाली जीवन में वे नहीं गए। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। अब चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत सारे विषयों पर बहुत ही विस्तृत रूप से लिखा है और उन्होंने इस किताब में चंद्रगुप्त की विराट सेना, जो उनकी विशाल सेना थी, उसके बारे में भी लिखा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि संख्या ही सब कुछ नहीं होता। अगर सैनिक ज़्यादा हैं, अनुशासित नहीं है, तब भी वह सेना महान नहीं बन सकती, तो वे केवल बोझ बन के रह जाते हैं। इसलिए महान बनने के लिए संख्या से ज़रूरी अनुशासन और उचित नेतृत्व है। और उसमें इन्होंने किलेबंदी और रक्षा के विषय में भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने अपने पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसे व्यापार, वाणिज्य, कानून, न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज या जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं। इसमें विधवा विवाह को भी मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। मतलब इन्होंने बहुत ही विस्तृत पैमाने पर जो राज्य के लिए उचित तंत्र था उसका समुचित रूप से वर्णन किया है। उन्होंने उस समय में विधवा विवाह को भी मान्यता देने की बात कही है और विशेष परिस्थिति में ही तलाक देने की बात कही है। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को यह शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा, उसका सुख दुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है, वह उसी को अच्छा समझेगा, जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनिति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। तो चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में बहुत ही बड़े पैमाने पर जो वर्णन किया है उसमें एक उन्होंने राजा के विषय में भी लिखा है और प्रजा के विषय में कि अगर जो राजा है उसका जो दायित्व है इसमें है कि वह प्रजा का समुचित रूप से देखभाल करे, प्रजा के सुख में ही अपने आप को सुखी माने और उसके दुख में वह भी दुखी हो, क्योंकि उसकी जो खुशियाँ हैं वो प्रजा की खुशहाली में है।
और ऐसा नहीं कि जो राजा को अच्छा लगे वही राजा करे, जो प्रजा के लिए उचित हो वह उसको करना चाहिए, न कि अपने को जो अच्छा लगे वह करना चाहिए। अगर राजा उत्साही होगा तो प्रजा भी उत्साही होगी। और राजा अगर कोई अनैतिक कार्य करता है तो प्रजा को चाहिए कि उस राजा को सिंहासन से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को उसी जगह सिंहासन पर बैठा दे जो राज्य को समुचित रूप से चला सके। अगला है अशोक। तो अशोक जो थे वे चंद्रगुप्त के पौत्र थे। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र अशोक। तो अशोक 273 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं। शुरू करते हैं इनके बारे में। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिम उत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग को जीतने की ठान ली। कलिंग के लोगों की बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। तो हम अशोक के बारे में जानते हैं कि अशोक बहुत ही वीर व्यक्ति था और उसने भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इस कारण उसने भी अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचा। फिलहाल जो अशोक का साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल था। दक्षिण भारत में और कुछ उस क्षेत्र के जो भाग थे उनको छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर उसका अधिकार था। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया तक भारत का उस समय विस्तार था। तो उस समय एक प्रांत था कलिंग, जो कि अभी वर्तमान उड़ीसा में है। वह समुद्र किनारे था और वह चाहता था उसे जीतने के लिए, तो वहाँ पर आक्रमण करता है और उन कलिंग के निवासियों ने उसका भयंकर प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः हार गए और वहाँ पर भयंकर कत्लेआम हुआ। इस भयंकर रक्तपात के बारे में जब अशोक को सूचना मिलती है तो उसे युद्ध से विरक्ति हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर उस समय तक कुछ बौद्ध आचार्यों का भी प्रभाव पड़ रहा था और बौद्ध धर्म में अहिंसा को बहुत ही महत्व दिया गया है। तो फिर अशोक ने मन बना लिया कि अब हम इस हिंसा की वृत्ति को ही त्याग देंगे और युद्ध न करने का फैसला लिया और उसने अपने जो युद्ध नीति थी उसको बदल के धर्म नीति की ओर मोड़ दिया। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु को खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। फरमान में आगे कहा गया है कि इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से अशोक युद्ध की नीति को त्याग देता है और फिर उसने जो उसकी धर्म की नीतियाँ थी, धम्म नीति, उसको उसने विभिन्न शिलालेखों पर अंकित कराया जो कि पूरे भारत में अभी भी मिलती हैं। और उसमें उसने जो भी आदेश थे उसको प्रजा के लिए लिखवाया जिससे कि प्रजा तक उसकी बात पहुंच सके। और उसने मतलब एक फरमान जारी किया जिसमें उसने कहा कि अब वह जीव हत्या बिल्कुल भी नहीं करवाएगा, मतलब किसी की भी हत्या नहीं करवाएगा, न तो इस बात को सहन करेगा कि कोई बंदी बनाया गया या किसी का हत्या कर दिया गया, चाहे वो कलिंग में जो लोग मारे गए थे उसका 100वां या 1000वां हिस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन अब वह बिल्कुल रक्तपात नहीं करेगा। उसने ये भी लिखवाया कि जो सच्ची विजय है वह है कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के मन को जीतने में। अगर आप लोगों के हृदय को जीत लेते हैं तो आपकी सच्ची विजय वही है। इसके बाद उसके फरमान में आगे और कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरा करता है तो जहाँ तक संभव है उसे सम्राट
का सामना करना पड़ेगा। अर्थात अगर कोई भी राज्य में गलत करता है तो उसे सम्राट के कोप का भाजन होना पड़ेगा। और सम्राट की ये इच्छा है कि जीव मात्र की रक्षा होनी चाहिए, किसी भी जीव को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो मनुष्य है वो आत्मसंयमी हो और उस आत्मसंयम के द्वारा ही मन को शांति और आनंद की प्राप्ति हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें, चाहे जिस समय और जहाँ भी हो। वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि बुद्ध धर्म के प्रभाव से अशोक बिल्कुल अहिंसावादी बन गया और उसने एक जो प्रशासनिक तंत्र था उनको तैयार किया, जिससे कि जनता के बारे में उसे हमेशा जानकारी मिलती रहे कि कहीं किसी के ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है और किसी के साथ हिंसा का बर्ताव तो नहीं हो रहा है, किसी का दमन तो नहीं किया जा रहा है और पूरे प्रजा में नेकी का जो प्रचार है, नैतिकता का, वह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसने बुद्ध की शिक्षा को भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि उसने जो विजय की नीति अपनाई वह धर्म नीति थी और इसके द्वारा उसने भारत के बाहर भी विजय प्राप्त की। वह कट्टर बौद्ध धर्म का अनुयायी जरूर था, लेकिन उसने सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया। किसी भी धर्म का उसने अपमान नहीं किया, दबाने का प्रयास नहीं किया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठा बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्तिकला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। अब अशोक के बारे में जानिए कि वो बहुत ही बड़ा स्थापत्य कला का निर्माता भी था। उसने बहुत सारे मतलब बिल्डिंग्स, भवनों का निर्माण करवाया, शिलालेख, स्तंभ लेख का, और कुछ अलग अलग उसमें डिजाइन जो थी उसको बनवाया, जिसमें हम सांची के स्तूप को जानते हैं। तो जो स्तूप होते थे वहाँ गौतम, ऐसा मान्यता है कि गौतम बुद्ध के शरीर की किसी अवशेष को रख कर उस पर स्तूप बना दिया जाता था, जो कि बहुत ही पवित्र जगह माना जाता था। तो इन सब जो कलाकृतियाँ थी इनके बारे में ऐसा लगता है जैसे विदेशी एक मतलब जो कला है उसकी हमें याद दिलाती है, पर्सिपोलिस। तो 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में, जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल है, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अशोक के नाम को आज भी आदर से लिया जाता है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। वैसे तो भारत में बहुत सारे राजा, महाराजा, सम्राट हुए, लेकिन ऐसा नाम किसी ने भी नहीं कमाया जैसा कि अशोक ने कमाया। इसने बिना युद्ध के ही पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की। पूरे विश्व हम नहीं कर सकते, लेकिन एशिया में बहुत बड़े पैमाने पर इसने बौद्ध धर्म का प्रसार करवाया। आज उसी का देन है कि हम देखते हैं कि श्रीलंका, चीन, थाईलैंड, जापान आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो इसके बारे में H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नाम से इतिहास भरा हुआ है, लेकिन जितने भी बड़े शासक शामिल हैं उसमें सबसे चमकता हुआ जो नाम है वह है अशोक का। उसका नाम वोल्गा मतलब रूस से लेकर जापान तक आदर से लिया जाता है।